नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज और आज एक नए फंड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये बिल्कुल नया फंड है, एक ट्रस्ट म्यूचुअल फंड है। उसके तहत फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ ओपन हुआ है और उसको मैनेज कर रहे हैं जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है मिहिर वोरा सर। अक्सर आप इनको हमारे शोज़ में देखते होंगे। आज हम लोग दूसरे अंदाज में बात करेंगे क्योंकि ये एक नया फंड लेके आए हैं। क्या फिलॉसफी होगी, किस तरीके का इसमें एटीट्यूड रखा जाएगा, किस तरह के इन्वेस्टर्स को ज़्यादा सूट करेगा, ये सारी बातें होंगी। 5 से 19 अप्रैल तक ये एनएफओ खुला हुआ है। आपके पास ऑप्शन है कि आप इस दौरान इसमें निवेश कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मेरे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में जिसमें हम सिर्फ आपके फंड के बारे में बातचीत करेंगे। तो एक क्वेश्चन मार्केट पे, ये जो मार्केट से एकदम हाईज पे खड़ा हुआ है, ठीक टाइमिंग है या मार्केट हमेशा अच्छा होता है, केवल चूज़ करना होता है आपको? बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे ये शो पे बुलाया। देखिए, ये हमारा पहला इक्विटी फंड है और सबसे ज़रूरी जो होता है वो टीम को इन प्लेस करना। तो हमने जब डिसाइड किया एज अ फंड हाउस हमें एक इक्विटी फंड भी लॉन्च करना है, इक्विटी बिजनेस को पूरा एक्सपांड करना है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले था कि टीम बनाएं। तो आई जॉइन लास्ट ईयर। मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद मेरी टीम अभी इन प्लेस है, फंड मैनेजर्स हैं, एनालिस्ट हैं। तो वो बनाने के बाद ही हम लॉन्च कर सकते थे। और हमने जैसे देखा है लास्ट पिछले 1-1.5 साल से जब भी हम मिलते हैं मार्केट न्यू हाई पे ही होता है। तो ऐसे टाइमिंग की कोई ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इंडिया स्टोरी लॉन्ग टर्म है। हमारा ये बिजनेस जो हम डेवलप कर रहे हैं बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेके कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि टाइम सही या गलत है। इट्स ऑलवेज अ गुड टाइम टू लॉन्च अ न्यू फंड। ओके, एक सवाल और, ये आपका पहला फंड है इस एएमसी का। ये किस किस तरीके के काम आप लोग करते हैं? तो हमारा जो म्यूचुअल फंड लाइसेंस था वो हमें 2020 में मिला। तो हमने बेसिक फंड्स लॉन्च किए जो फिक्स्ड इनकम फंड्स होते हैं, मनी मार्केट फंड, ओवरनाइट फंड, वो जो बेसिक 4-5 फंड्स हैं वो लॉन्च किए। और जैसे मैंने कहा कि हम इक्विटी टीम को बिल्ड कर रहे थे और अब टीम जब रेडी है तो हम फुल फ्लेजेड इक्विटी फंड्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो ये आप लेके आए हैं फ्लेक्सी कैप फंड। नाम में ही फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसमें सब तरीके के रखे जाएंगे। तो क्या फिलॉसफी क्या है आपकी? ऐसे बहुत सारे लोग इस तरह के फंड लेके आते हैं, लेकिन आपने क्या फिलॉसफी रखी है इसमें कि इसमें किस तरीके से इसको आप बिल्ड करेंगे? बिल्कुल, देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड हो या कोई भी जो आप फंड मैनेजर या एसेट मैनेजर चूज करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो प्रमोटर कौन है, फंड मैनेजर कौन है और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है। फंड मैनेजर नहीं, बिल्कुल। तो मैं बात करूंगा प्रमोटर की और फिलॉसफी की। प्रमोटर है उत्पल सेठ और नीपा सेठ जो ट्रस्ट ग्रुप है, और वो अपने अपने फील्ड्स में जायंट्स हैं। उत्पल सेठ इज़ अ जायंट इन इक्विटीज़, नीपा सेठ जो है वो जायंट है फिक्स्ड इनकम मार्केट में। तो मुझे लगता है कि बहुत कम फंड हाउसेस ऐसे हैं जिसमें इस स्टेचर के प्रमोटर्स हैं जिनको हर तरह की मार्केट्स की बहुत ही गहरी समझ है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और मैं जो हूँ 30 इयर्स के एक्सपीरियंस वाला, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सीजनड इन फंड मैनेजर्स इन द कंट्री, जिसने मैं कहूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बिगिनिंग से राइड किया है पूरा पूरा जो साइकिल है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा पोटेंट कॉम्बिनेशन है। और इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हम ऑफर कर रहे हैं वो काफ़ी यूनिक है। And then I will come to the investment philosophy, which is of course the crux. बिल्कुल। मैं मिहिर सर के बारे में एक बात बता दूं। हमारे आवाज़ अड्डा के वीकेंड स्पेशल में अक्सर आते थे। इस बीच चूंकि इस फंड की वजह से बिजी थे तो नहीं आ पा रहे थे। जो मार्केट की समझ है सर की, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो या सेक्टोरल पैराडाइम समझना हो, बहुत अच्छे आसान भाषा में और बहुत गहरी पकड़ के साथ समझाते हैं। अगर आपने पिछले हमारे आवाज़ अड्डा देखे होंगे वीकेंड वाले, तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसलिए जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस और बहुत बड़े बड़े आपने फंड मैनेज किए हैं और बहुत लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ जनरेट किए हैं। अब बताइए इस फंड की फिलॉसफी। बिल्कुल। तो देखिए, हम बाय नेचर, चाहे प्रमोटर्स हो, मैं हूँ या मेरे जो फंड मैनेजर हैं, बाय नेचर हम ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि हम ये बिल्कुल सही तरह से मानते हैं कि इंडिया जो है वो एक ग्रोथ स्टोरी है। और होता क्या है, ग्रोथ स्टोरी में ऑफ कोर्स जीडीपी तो ग्रो करता ही है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर जीडीपी से भी फास्ट ग्रो करता है। और उसमें भी नए सेक्टर्स और स्टॉक उभरते रहते हैं हमेशा, जो बिल्कुल हाई ग्रोथ पे 15, 20, 25% के ग्रोथ रेट पे चलते हैं। होता क्या है कि जो ऐसी मार्केट जो इमर्जिंग है, जहाँ पे इतने लंबे समय तक जीडीपी ग्रो कर रही है 6, 7, 8% पे,
तो ये जो ग्रोथ की जो पाथ होती है, ग्रोथ की जो रनवे होती है, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से कई बार बहुत लंबी होती है। ओके, टिपिकली हम क्या करते हैं कि एज एन एनालिस्ट या फंड मैनेजर हम पिछले 5-7 साल का रिजल्ट्स कंपनी का देख के अगले 2-3 साल, 4 साल, 5 साल तक का प्रोजेक्शन करना रिलेटिवली आसान होता है। हम देख सकते हैं कि इतनी ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट 2-3 साल में, अगले 2-3 साल में। लेकिन जैसे ही हम 5, 8, 10 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो जो विजिबिलिटी है वो कम होती, धुंधला हो जाता है, हमें पता नहीं है क्या होने वाला है लॉन्ग टर्म में। तो उसकी वजह से हम एक जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट है कि 10 साल के बाद क्या होगा हमें पता नहीं है, तो उसका जो एस्टिमेट जो है वो हम या तो कम करते हैं या तो करते ही नहीं है। ओके, वहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल लूँ, जो सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी है हमारी, वो 80s 90s से हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे चल रही है, वेरी रेप्यूटेड ग्रुप, द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस हाउस इन द कंट्री। तो वो मैंने स्टडी किया उसका, 2006 में उसके प्रॉफिट्स 80 करोड़ थे और तब भी वो एस्टेब्लिश्ड लार्ज कंपनी था और फास्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे था। तो नॉर्मली एनालिस्ट लोग क्या करते हैं कि देखो ये कंपनी तो अच्छा ग्रो कर रही है, अगले 2-3 साल भी 30-35% पर ग्रो करेगी, उसके बाद शायद 25% हो जाए, हमें पता नहीं है, उसके बाद 20-15 और 10 साल के बाद हमें पता ही नहीं है कितना हो सकता है। उतना लंबा, इतनी दूरदर्शी किसको होती है? तो नॉर्मली जीडीपी ग्रोथ का नंबर लगा के चलते हैं कि भाई 10 साल के बाद ये जीडीपी के साथ ग्रो करेगी कंपनी, इसकी ग्रोथ रेट। वो टिपिकली 5 या 7% डाल के छोड़ देते हैं इसको। होता क्या है कि जब हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं तो ये जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं उसका जो 10 साल के बाद का जो प्रॉफिट का जो ग्रोथ आने वाला है, वो कंपनी का वैल्यूएशन, वो जो 10 साल के बियॉन्ड के जो प्रॉफिट्स हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं, न कि अगले नियर टर्म 10 साल के। तो ये जो हमने ग्रोथ रेट अज्यूम किया 7% का या 5% का बियॉन्ड द 10th ईयर, उसको एक कहते हैं टर्मिनल ग्रोथ रेट, क्योंकि हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इतना ग्रो करेगा। तो ये टर्मिनल ग्रोथ रेट 10 साल के बाद के प्रॉफिट्स के लिए जो हम अज्यूम करते हैं, और वो 10 साल के बाद के प्रॉफिट्स की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू, राइट। तो टर्मिनल वैल्यू जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती है ना, वो ओवरऑल कंपनी वैल्यूएशन में ज्यादा मायने रखती है। 80-90% ऑफ द कंपनी की जो वैल्यूएशन आएगी वो आपकी टर्मिनल वैल्यू से आएगी, न कि अगले 2-4 साल की। तो दैट्स व्हाई आवर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग। और हम कहते हैं कि जो कंपनी लंबे समय तक इतने हाई ग्रोथ फेज में रहेगी तो ये गोरिल्ला बन जाएगी। इसी को आप गोरिल्ला कंपनी कह रहे हैं एक्चुअली, मैंने भी वो मैं एक्सप्लेन करूंगा पढ़ा आपको, है। बिल्कुल। तो मैंने ये जो एग्जांपल दिया कंपनी का कि 80 करोड़ का प्रॉफिट था और हमने एज्यूम किया कि 20-25%, 30-35%, फिर 20-25% और 7% का हमने बाद में 10 साल के बाद का ग्रोथ ले लिया। तो वो हिसाब से आज के उसके प्रॉफिट होने चाहिए थे 1300 करोड़, बट एक्चुअल प्रॉफिट आए हैं ऑलमोस्ट FY24 देखें, FY23 3200 था, FY24 में क्लोज टू 4000 करोड़ प्रॉफिट आएंगे। तो हमारा जो अनुमान था 1400 करोड़ का या 1300 करोड़ का, वो 3 गुना गलत हो गया, 3 गुना एक्चुअली। तो ये 10 साल के बाद का जो हमने ग्रोथ अज्यूम किया वो इतना लो निकला, क्योंकि ये सेक्टर, ये इंडस्ट्री, ये इकोनॉमी में जो ग्रोथ की जो पाथ होती है वो शॉर्ट टर्म नहीं है बट लॉन्ग टर्म तक चलती है। और हमने बहुत सारे सेक्टर्स में देखा है, बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है कि व्हाट मैटर्स इज नॉट ओनली द हाई ग्रोथ रेट। यस, हाई ग्रोथ रेट आज भी होना चाहिए, 10 साल में भी होना चाहिए, लेकिन वो चलते रहना चाहिए। और वो होता है, हमें इम्पॉसिबल लगता है लेकिन हुआ है बहुत सारे केसेस लेकिन में। हुआ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली मैं ये पूछने वाला था कि गोरिल्ला कंपनीज क्या है, तो आपने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे कि 10 साल बाद भी इनकी टर्मिनल ग्रोथ क्या होगी वो है। और चूंकि प्रॉफिट पूल बहुत बड़ा हो चुका होता तब तक, तो उसमें फिर कंपाउंडिंग भी आपको बड़ी दिखने लगती है कि वो 7% भी ग्रो कर रहा है तो बहुत बड़ा साइज आपको दिखेगा, तो फिर डेफिनेटली उसमें मल्टीपल 7% तो बहुत लो निकला इन दिस केस, बहुत लो निकला। वो तो 15-20% से कंटिन्यूस ग्रो करता था। तो क्या ये भारत में ये आसान है कि बहुत सारी हमें गोरिल्ला कंपनी मिले, या इसमें चैलेंज है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको? मेहनत के बिना तो कुछ होता नहीं है। हाँ। तो गोरिल्ला का हमने एग्जांपल और रादर फिगर क्यों बनाया हमने गोरिल्ला का, ऐसी कंपनीज गोरिल्ला क्यों कहते हैं हम? तो जैसे आपने कहा ये डिफिकल्ट है फाइंड, ये रेयर होती हैं। Yes. तो जंगल में मंकीज तो बहुत होते हैं, बंदर तो बहुत होते हैं, लेकिन गोरिल्ला बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि बिकॉज ये कंपनीज हाई ग्रोथ लंबे समय तक करती हैं, वो अपने फील्ड में लीडर बन जाती है, करेक्ट। लार्ज, डोमिनेंट, लाइक अ गोरिल्ला। सारे मंकीज में गोरिल्ला सबसे डोमिनेंट होता है। और तीसरा, जैसे हमने कहा, लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ, तो गोरिल्लास की लाइफ सारे मंकी किंगडम में सबसे ज्यादा होती है। तो ये लार्ज, रेयर एंड डोमिनेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कंपनीज में होती हैं। और ये हमने बार बार देखा है, कई सारे सेक्टर में कंपनीज
5 साल, 10 साल, 15, 20 साल तक हाई ग्रोथ रेट्स पे चली हैं। तो इसीलिए आपने फ्लेक्सी कैप फंड चुना, क्योंकि ये वाली गोरिल्ला कंपनी ढूंढने के लिए आप लिमिट नहीं कर सकते कि मेरे को इतनी कंपनी में ढूंढना है, थोड़ा बड़ा स्पेस रहेगा तो उसमें ढूंढना आसान होगा। तो क्या इसमें ज़्यादा मिड कैप कंपनी फॉल करेंगी या लार्ज कैप भी फॉल कर सकती, गोरिल्ला टाइप की जो कंपनी बने कि अगले 10, 20, 30 साल तक वो ग्रो करती रहें? तो चूंकि आपने फ्लेक्सी कैप फंड रखा, तो मुझे तो पहले ब्रेकअप बताइए कैसे कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे और फिर उसमें गोरिल्ला कहाँ से ढूंढेंगे? बिल्कुल, तो जैसे आपने सही कहा कि फ्लेक्सी कैप में जो मैंडेट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो पूरा लार्ज कैप में भी डाल सकते हैं, पूरा मिड कैप में भी डाल सकते हैं, पूरा स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं। लेकिन हमने देखा है, यही जो एग्जांपल मैंने ज्वेलरी कंपनी का दिया, सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी का, वो एक सेक्टर का था, लेकिन हमारे पास हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, वो आप जरूर देखिएगा, दर्शकों को भी मैं बोलता हूँ जरूर कि जरूर देखिएगा, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन, लिखा हुआ है वो। उसमें भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये अक्रॉस सेक्टर्स ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिले हैं और मिलते रहेंगे, एंड अक्रॉस मार्केट कैप्स ऑल्सो। ओके, तो वो जो हमने एग्जाम्पल्स का लिस्ट दिया हुआ है वो मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है और लार्ज कैप में भी है। क्योंकि क्या होता है कि जब एक कंपनी डोमिनेंस अपनी बिजनेस मॉडल की वजह से एफिशिएंट इतनी हो जाती है, तो फिर वो मार्केट शेयर भी गेन करती है। तो एक तो हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ जो 11-12% तो वैसे ही आता है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर 12-13% पे ग्रो करता है, और ये नए सेगमेंट्स 15-20% पे ग्रो करते हैं, और जो डोमिनेंट हो जाती है वो 20-25 पे ग्रो करती है, बिकॉज मार्केट शेयर भी गेन होती है। तो ऐसे स्टॉक्स को स्पेशली इन सेक्टर्स जहाँ पे कंपटीशन कम है या तो नए इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, मेहनत करे तो मिल जाते हैं ये सब स्टॉक। बट एज आई सेड, जो मैंने एग्जांपल दिए, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी जो थी, सबसे बड़ी एडेसिव्स और उसकी जो कंपनी थी, सबसे बड़ी पेंट कंपनी थी, वो तब भी बड़ी थी और आज भी कंटिन्यूस ग्रो कर रही है ना। उस तरह से एग्जांपल्स बहुत हमें मिलेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में ही जाना पड़े। हमारा बेंचमार्क जो है NSE 500 है। ओके, हम ये टारगेट करेंगे कि पोर्टफोलियो में करीबन 50 कंपनीज हों, तो वैसे ही काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो है, 500 में से 50। उसमें से भी क्या होता है, हमारी जो फिलॉसफी है वो टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग की, जो हमारी आइडियल इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे लगता है कि 15 स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पे हमें कन्विक्शन है कि ये ट्रेजेक्टरी 15-20 साल की है। दूसरे जो 35 स्टॉक्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, बॉल पार्क में दे रहा हूँ नंबर, उसमें हमें ग्रोथ की व्यू तो है, बट 20 साल की ग्रोथ, 10 साल की, 15 साल की ग्रोथ के व्यू नहीं है। वो नॉर्मल जो हम कहते हैं 5-7 साल की विजिबिलिटी है, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उस पर 20 साल का व्यू। तो ये हम कहते हैं ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस वाली कंपनी, कि वैल्यूएशंस रीजनेबल है। मुझे पता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा उसको बाहर निकाल देंगे। तो जो 15 सुपरस्टार हैं वो तो चलते रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन जो 35 में गड़बड़ की शंका हो सकती है, तो चर्निंग का क्या रेशो रखेंगे आप? कितनी जल्दी, मतलब 10 क्वार्टर तक या 5 क्वार्टर तक उसने ठीक काम नहीं किया, भाई अब तुम्हारा लिमिट हो रहा, बाहर कर दूंगा मैं, तो वो कुछ आपने सोचा मन में कि यार इतने समय तो परफॉर्म कर ही देना चाहिए इसको? हमारा अप्रोच प्राइस लिंक नहीं होता है टिपिकली रिव्यू का। हमारा अप्रोच रहता है कि जो हमने ओरिजिनल थीसिस की वजह से स्टॉक को लिया है, वो थीसिस अभी भी वैलिड है कि नहीं। तो हमने सपोज आज स्टॉक लिया, तो वो कोई अजम्पशंस लेके लिया था कि भाई ऐसी ग्रोथ आएगी, ये प्लांट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ये मार्जिन्स बनेंगे, ऐसी कमोडिटी प्राइसेस रहेंगे, और वो फिर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर मॉनिटर करते रहते हैं उसको। जब तक हमें लगता है कि ये थीसिस अभी भी चल रही है, जिस तरह से अनुमान किया था उस तरह से नंबर्स और रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोग्रेस ब्रॉडली इन द सेम डायरेक्शन है, तो हम होल्ड करते रहेंगे। बट जब हमें लगता है कि अभी या तो इंडस्ट्री हेडविंड्स आ रही है, या तो मैनेजमेंट की नीयत डिसरप्शन आ गया, या तो मैनेजमेंट की नीयत बदल गई है, तो फिर हम उसमें से निकल जाएंगे, फिर हम प्राइस नहीं दिखते। छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन जाते समय आपने बहुत अच्छा बात कही। जैसे इस सबसे बड़ा बैंक जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर का, वो पिछले 3-4 साल से बेचारा नहीं कर पा रहा, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जबकि उसके अंदर ग्रोथ बहुत शानदार है। तो इसीलिए आप देखिए बहुत सारे फंड हाउस का व्यूज़ में हमेशा पॉजिटिव रहता है कि भाई चलो ठीक है, एक 2-3 साल का उसकी दिक्कतें हैं जो कि अब लगभग खत्म होने की कगार में है। तो आपका थीसिस अगर इंटैक्ट है तो आप नहीं छोड़ेंगे, प्राइस एक्शन तो ठीक है, वो बाद में मैनेज भी हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद मेरे सर से ये पूछा जाएगा कि कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे ये वाले आइडियाज, गोरिल्ला कंपनीज मिलने की बहुत संभावना है, उस पर बातचीत करेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा हमारी चल रही है मिहिर गोरा जी के साथ, जो नया फंड लेके आए हैं, फ्लेक्सी कैप फंड, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का। और हमें समझा रहे थे मिहिर जी कि गोरिल्ला कंपनी, यानी जिनकी
ग्रोथ का ट्रजेक्टरी 10, 15, 20, 25 साल तक है और पहले भी लीडर थे और अंत समय तक भी लीडर ही, अंत समय मतलब जब तक हैं तब तक लीडर ही रहेंगे। तो आपने हमें बेसिकली समझाया कि ढूंढना असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है, और मुश्किल के लिए तो हम पैसे देंगे आपको, है ना। तो ये बताइए कि सेक्टोरली आपको इस इंडिया में बहुत सारी ग्रोथ स्टोरीज चल रही हैं, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोयले में है, कैपिटल गुड्स में है, तरह तरह के सेक्टर्स हैं। कौन से इलाके हैं जहाँ पे आपको लगता है कि इस तरह की कंपनियाँ मिलना आसान हो सकता है, या जो वो सेक्टरली बहुत 10-20 साल की ग्रोथ दिखा रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, हमारा एक फ्रेमवर्क है जो हाई टर्मिनल वैल्यू या गोरिल्ला कंपनी कैसे बनेगी। तो वो फ्रेमवर्क में 3 चीज़ें मिलनी चाहिए, एक साथ अगर एक्ट करती हैं तो ये कंपनीज का मैजिक होता है, गोरिल्ला कंपनीज का टर्मिनल वैल्यू का मैजिक बनता है। एक है लीडरशिप, दूसरी है इंटेंजिबल्स, और तीसरी है मेगा ट्रेंड्स। ओके, लीडरशिप और इंटेंजिबल्स आर, मैं कहूँगा, कंपनी के अंदर की चीज़ें हैं। मैनेजमेंट की विजन, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, के भाई बुरे वक्त में कैसे आप एक्ट करोगे, वो जो है वो डिटरमिन करती है कि कंपनी की जो बिजनेस है वो साउंड है, स्केलेबल है और लॉन्ग ग्रोथ पाथ पे है कि नहीं। इंटेंजिबल्स में सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स आ गए, टेक्नोलॉजी है, ब्रांड इक्विटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कल्चर है, ये सब इंटेंजिबल्स में आ जाते हैं। तो लीडरशिप, इंटेंजिबल्स एंड मेगा ट्रेंड्स। तो आप जो कह रहे हैं, जो सेक्टर्स की बात करें, तो वो एक मेगा ट्रेंड्स थीम में आती है। सो हमारे हिसाब से इंडिया के लिए 7 ड्राइवर्स हैं। ओके, उसमें से 3 तो पहले पुराने हैं, जो डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोग्राफिक्स है, और हमने जो डीरेगुलेशन किया था इंडस्ट्री का 90s में, वो अभी भी चल रही हैं, पुरानी हैं। लेकिन और 4 डीज जो हैं वो आ रही हैं, जो मैं कहूँगा रिलेटिवली नई हैं। सबसे पहला है कि हमने जिस तरह से हमारे जो डिजिटाइजेशन किया है, ओके, आधार, जनधन, यूपीआई का जो पूरा इकोसिस्टम बना है, वो एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी है। उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का भी फायदा हुआ है, सोशल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज का भी फायदा हुआ है, और उसमें बहुत सारी पॉपुलेशन को ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट आ रही है। लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम बिकॉज ऑफ दैट, एंड हमारी जो सोशल सर्विसेज है, पॉवर्टी वगैरह के लिए, वो भी डिलीवर हो रही है। सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अवे फ्रॉम चाइना। जो चाइना +1 की हम जो बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स बनाई, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। थर्ड इज डेट। अभी भी हमारी कंट्री में डेट कम है, हाउस होल्ड लेवल पे बढ़ रहा है, लेकिन बाकी लोगों से कंपैरिजन में बहुत कम है, कंट्री लेवल पे, कंपनी लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे। तो डेट भी अभी हमारा एक पॉजिटिव है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फोर्थ, जिसका हम क्वांटिफिकेशन नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मेजर माइंडसेट चेंज हुआ है, वो है डायनेमिज्म, रिस्क कैपिटल। पहले हमारे यहाँ पे रिस्क कैपिटल अवेलेबल नहीं था, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, लोकल सोर्सेज नहीं थे, मोस्टली इंटरनेशनल सोर्सेज थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे चेक्स भी मिल जाते हैं लोगों को। अगर किसी के पास आइडिया है तो एक VC इकोसिस्टम, फैमिली ऑफिस का है, HNIs का है, लोकल PE फंड, VC फंड्स को 50 लाख से लेके 50 करोड़ का भी चेक मिल जाता है, अगर आपके पास आइडिया सही है तो। एग्जैक्टली। वो पहले माइंडसेट नहीं था। पहले था कि अगर आपको पैसे चाहिए तो लोन लेना पड़ता है, लेकिन लोन के लिए कोलेटरल चाहिए, कोलेटरल होता तो फिर लोन क्यों लेंगे। बिल्कुल। बात की जो जैम ट्रिनिटी से जुड़ता है, बिल्कुल, जनधन आधार मोबाइल डिजिटाइजेशन वाली जो डिजिटाइजेशन, मैंने देखा कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा डिसरप्शन इसी जैम ट्रिनिटी ने किया है। बिल्कुल, अब पूरी बैंकिंग ही बदल रही है, वो कन्वेंशनल बैंकिंग रही नहीं गई, अब तो सब मोबाइल पे है, और जितना ईज है उतना अच्छा काम है। भले ही आप 0.25% ज़्यादा मेरे से ब्याज ले लो, लेकिन मेरी लाइफ बहुत ईजी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक सेक्टर आपको लगता है कि बहुत मैसिव डिसरप्शन से गुजर रहा है, और उसमें जो नए प्लेयर्स आएंगे, लीगेसी जिनके पास नहीं होगी, बिल्कुल, वो डोमिनेट कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा थीम है। जैसे मैंने कहा, ये 7 Ds तो एक ड्राइवर बिग पिक्चर है, उसमें हम 3 चीजें देख रहे हैं। ये 7 Ds की वजह से 3 बड़ी थीम आ रही है। एक है प्रीमियम कंजम्पशन एंड फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग्स, वो सारा डेमोग्राफिक्स के लिंक्ड है। सेकंड इज फिजिकल एसेट क्रिएशन, जिसमें आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इंक्लूडिंग डिफेंस, रेलवे, सब आ गया इसमें। थर्ड जो आपने कहा ना, बिल्कुल, जो डिसरप्शन एंड डिजिटाइजेशन वाली थीम है, वो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड डिजिटाइजेशन। इसमें न सिर्फ फिनटेक कंपनीज आ गई, उसमें जो हमने देखी है B2C कंपनीज भी आ गई। काफ़ी सारी लिस्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जो अभी भी लिस्ट होनी बाकी है। और ये सेक्टर में काफ़ी हाई ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी, वैल्यूएशन वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से
पी और वीसी फंडिंग आई है पिछले 5-10 सालों में और ये नई नई कंपनीज फॉर्म हो चुकी हैं, वो तो भी लिस्टिंग होना काफ़ी सारी बाकी है। अभी तो हमने 5-7 बड़े एग्जांपल्स देखे हैं, पर ऐसी 50 और कंपनी है जो लिस्ट होने वाली है। तो बिल्कुल ये एक न सिर्फ फिनटेक में जैसे आपने कहा, बट ये बहुत सारे रोबोटिक्स में है, ऑटोमेशन में है, केमिकल्स में है, हेल्थ केयर में है, बिल्कुल इनोवेटिव कंपनीज है जहाँ पे हो सकता है। सो ये सिर्फ कंज्यूमर सेक्टर में नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा, अब हम लोगों ने काफ़ी समझा इसको ब्रॉडली कि कैसे ये फंड काम करेगा, और इस शो का प्रॉमिस मेरे सर ये है कि हम फंड मैनेजर को समझना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे वो पैसे कहाँ लगाएगा। तो यही इस प्रॉमिस के साथ मैं बातचीत कर रहा था। अब एकदम हम लोग आखिरी में हैं, तो किस तरह के लोगों को या किस एज ग्रुप के, किस प्रोफाइल के लोगों को आप लोगों को लगता है कि इस फंड में पैसे लगाने चाहिए? ये फंड्स मैं कहूँगा अक्रॉस द एज ग्रुप है, बिकॉज ये फ्लेक्सी कैप फंड है और हम अक्रॉस द मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से मार्केट में रेलेवेंट स्टॉक में कहूँगा तो करीबन 900 स्टॉक्स हैं। 5000 स्टॉक्स तो लिस्टेड है, लेकिन 900 स्टॉक्स में कहूँ लिस्टेड है, और ये हमारा प्लेइंग ग्राउंड है पिक एंड चूज करने का, जिसमें से हम हमारे ग्रोथ एंड रीजनेबल वैल्यूएशन वाला फिल्टर लगाएंगे, टर्मिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का फिल्टर लगाएंगे और 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। तो मैं कहूँगा ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी भी सबसे बड़ी कैटेगरी है। राइट। तो पहला फंड हम जो लॉन्च करें तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी कैटेगरी में तो लॉन्च करेंगे ही। सेकंड इज बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें डिसीजन फंड मैनेजर का हो जाता है। आप अगर स्पेसिफिकली मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप फंड में डालते हो तो ये डिसीजन या तो आपका एडवाइजर का या तो आपका खुद का हो जाता है। इसमें आप फंड मैनेजर पे छोड़ देते हो कि आपको जहां समझ में आए वहां पे डाल दो। तो इसकी वजह से ये मैं कहूँगा ये एक लॉन्ग टर्म या तो कोर म्यूचुअल फंड होल्डिंग में एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल। इस फंड में फंड मैनेजर को आप बेट कर रहे हैं, उसकी समझ को उसको पैसे दे रहे हैं, इसीलिए हमने ये सारे सवाल पूछे आपसे कि किस तरीके के फंड होगा, किस तरह की चीज़ों को मैनेज करेगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चूँकि बेहर सर को मैं बहुत दिन से जानता हूँ, हमारे शोज़ में आए हुए हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से इस फंड में ग्रोथ की उम्मीद हम सारे लोग रख सकते हैं। एक लास्टली एक क्वेश्चन है इन जनरल इसमें कि इस वक्त जो हमारा मार्केट है वो आपको यहाँ से आगे जाते हुए साल 6 महीने, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म इसलिए पूछूं कि इवेंट्स बहुत सारे लाइंड अप है अगले 3-4-6 महीनों में। यहाँ से इलेक्शन है, फिर बजट है, फिर मॉनसून है, फंड की बॉन्ड की इंक्लूजन भी है, सो मेनी चीज़, और यूएस में फेड है। नॉर्मल चल रहा है सब कुछ की या कोई रिस्क फैक्टर है आपके हिसाब से? रिस्क फैक्टर मैं कहूँगा मोस्टली ग्लोबल इन नेचर है। ग्लोबली, हाँ, बिकॉज मैं वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूं जो करना नहीं चाहिए, बट अगर वो वेरी शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मैं कहूँगा अभी जो मोमेंटम बन रहा है इलेक्शन के बिल्डअप में, वो 1-2 महीना तो वैसे भी चलने वाला है। तो एंड ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही लग रहा है कि मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर नेगेटिव सरप्राइजेस। तो ये एक एक्टिविटी का जो बिल्डअप है वो मेरे ख्याल से सेंटीमेंट को बरकरार रखेगा मार्केट में नेक्स्ट 1-2 महीने में। बियॉन्ड दैट एक रिस्क मुझे जो सबसे बड़ा लग रहा है वो इन्फ्लेशन का है ग्लोबली, इन्फ्लेशन, क्योंकि हमको हमें क्या फ़ायदा हुआ है लास्ट 12 महीने में जो एक्सपेक्टेड नहीं था। यूएस खास करके उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी आई, बहुत ज़्यादा। हाँ, बिकॉज उन्होंने जो फिजिकल जो कट करना था डेफिसिट को वो नहीं किया। वो भी मेरे ख्याल से इलेक्शन मोड में ही है, उनका भी इलेक्शन ये साल में है। तो उन्होंने मॉनेटरी टाइटनिंग तो करी लेकिन फिजिकल टाइटनिंग नहीं करी। तो उन्होंने पैसे बांटने कंटिन्यू रखे हैं, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा आया है, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी हायर देन एक्सपेक्टेड है। और अभी हमने रिसेंटली देखा ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो एक बहुत मैं कहूँगा 1-1.5 साल के बाद हमें दिख रहा है कि कमोडिटीज़ में भी एक अपसाइड आ रही है। तो इन्फ्लेशन फियर्स बाजार में 1-2 महीने के बाद वापस आ सकते हैं, वो मुझे एक रिस्क फैक्टर लग रहा है। तो इन्फ्लेशन फियर हो सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प मैंने रिपोर्ट पढ़ी आज सुबह में सर, वो $3 ट्रिलियन का फंड मैनेज करते हैं, स्ट्रीट एडवाइजर करके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जून में 0.5% ब्याज कटेगा यूएस में। बहुत खुश हो गया हम तो, अरे वाह क्या बात है रिपोर्ट। अब पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भविष्य की हैं, लेकिन मार्केट जिस तरह से बूम कर रहा है यूएस का, इंडिया का, इवन अब तो चाइना में भी रिवाइवल देखने को मिल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम में है। बहरहाल आपको ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास ऑप्शन है। 19 अप्रैल तक इसका NFO खुला हुआ है, आप इसमें चाहे सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। सब कुछ वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जाइए पढ़िए आराम से, इस शो को दोबारा सुनिए, 3 बार सुनिए, और आपका दिल करे तो आप इसमें फंड लगाइए, क्योंकि एक बेहतर ऑप्शन आपके पास इस समय अवेलेबल हो रहा है। मेरे सर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते एक और नए फंड और नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात होगी। नमस्कार।